थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है OnePlus 15 की तरफ से। OnePlus 15 लॉन्च हो चुका है चाइना में। इस फोन के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। बहुत ही जल्द आपको मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से हम लोग वार्तालाप करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पे। दूसरी बात, OnePlus 15 ग्लोबली इंडिया में नवंबर के 13 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। इसका इंडिया में प्राइस होगा 70,000 रुपए के आसपास। वैसे भी Oppo Find X9 सीरीज के ग्लोबल लॉन्च को देखकर सभी बंदे डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं इन माय ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि Oppo Find X9 सीरीज के ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। लिटरली एप्पल सैमसंग भी शर्मा जाएंगे। अब देखो यार, मैं जानता हूँ पक्का आप यही सोच रहे होगे सुफियान भाई, Oppo Find X9 सीरीज के प्राइस से क्या फ़र्क पड़ता है OnePlus 15 में। बहुत फ़र्क पड़ता है। आने वाले वक्त में अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ, मेरा डर अगर सच हो गया तो OnePlus 15 ज़्यादा प्राइस पर लॉन्च हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि OnePlus 15 में कुछ ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स नहीं देखने को मिल रहे हमें कैमरास में। हालांकि ऑन पेपर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी तो अब तो जानते ही हो। सोनी ने फाइनली अपने 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर को रिलीज कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो सबसे पहले ये जो कैमरा सेंसर है Oppo Find X9 Ultra के साथ डेब्यू कर सकता है। सच कहूँ तो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक सैमसंग ही ये कारनामा कर पा रहा था। अब सोनी कर रहा है तो और मज़ा आएगा खेल में। आप एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताना। मेरे दोस्त, क्या आप ColorOS 16 Android 16 के अपडेट के इंतज़ार में हो? ये रहा ऑफिशियल रोड मैप। अगर इस रोड मैप में आपका स्मार्टफोन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपडेट मिल जाएगा। टाइमलाइन भी वहां पर मेंशन किया है ओप्पो ने। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, कोई नहीं बताता, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अपडेट करने से पहले रिव्यूज चेक करना, थोड़ा सा इंतजार करना। फोन में जब अपडेट आए तो अपडेट लगाने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। एक फोन उठाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, अपने इस फोन को रखो, अपडेट पे लगा दो। समझ गए ना? सच कहूँ तो यार OnePlus का मैं बहुत ही बड़ा फैन था। अभी नहीं, मतलब जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मुझे OnePlus के फ़ोन्स काफ़ी फैसिनेटिंग लगते थे। उसका स्टाइल, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, UI, और भाई उसके फ़ोन्स, और जैसे फ़ोन्स OnePlus लॉन्च करता था, वो जो वैल्यू देता था, बहुत मज़ा आता था। उस टाइम पे कह सकते हो वो iQOO वाला स्टाइल फॉलो करता था, लेकिन वो जो Oxygen OS था वो कमाल का था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे OnePlus अपने कोर स्टाइल को भूलता चला गया, और अब तो ऐसा लगता है वो ओप्पो का सब ब्रांड बन के बैठ गया है। देखकर तकलीफ होता है। हाँ, बहुत सारे बंदों को तकलीफ नहीं महसूस होगा, लेकिन नथिंग में काफी पोटेंशियल था मेरे भाई। नथिंग में काफी पोटेंशियल है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने सारे कोर स्टाइल को भूलता चला जा रहा है। हम लोग नथिंग फोन 1 से नथिंग को प्यार करना शुरू किए थे। नथिंग फोन 1 में काफी पोटेंशियल दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से ज्यादातर बंदे डिसअपॉइंटमेंट ही महसूस किए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बंदों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर वो डिसअपॉइंटमेंट महसूस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब देखो यार, एक बात से तो आप एग्री करोगे, नथिंग के स्मार्टफोन्स के मेन स्पेशलिटीज में से एक स्पेशलिटी है उनका नथिंग OS। क्लीन स्मूथ UI, एड फ्री एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है यूज करने में। लेकिन नथिंग ने कल परसों अनाउंस कर दिया, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स उनके जो हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी उनके फोन्स रहेंगे सब में आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, पोटेंशियली एड्स भी देखने को मिलेंगे। एक अच्छा स्मूथ क्लीन UI के फिर से L लग गए। तो यार ये नथिंग के स्मार्टफोन्स का कोर फीचर था। कई नथिंग के 14 इसका तारीफ करते थे, भाई स्मूथ क्लीन UI मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा, नथिंग के अंदर बहुत पोटेंशियल था। ऐसा लगता था कि वो भीड़ में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ तो अलग कर देंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनका जो यूनिक डिजाइन है अब वो भी यूनिक नहीं लगता, गिमिक महसूस होता है। कुछ नया करने के चक्कर में बहुत ही अजीब सा चीज वो बना देते हैं। तो अब मजा नहीं आ रहा है नथिंग के प्रोडक्ट्स में। वो खूबसूरती, वो चाहत, वो डेडिकेशन, पैशन धीरे धीरे गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। नथिंग वही भेड़ चाल कर रहा है जो बाकी ब्रांड्स करने की कोशिश कर रहे थे। देखो यार, मैं ट्विटर पे, एक्स पे पूरे पोस्ट खुद से नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो एक बंदा है वो पोस्ट करता है, कभी कभी उससे गलतियां हो जाती है, मैं उसके पोस्ट को यूज़ करता हूँ अपने टेक न्यूज़ में, मेरे प्रोफाइल पे करता है वो। जैसे कि Redmi K90 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए हैं, उनमें LTPS पैनल मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो। और यार अब ये कंफर्म हो चुका है, Redmi K90 Poco F8 Pro बन जाएगा, Redmi K90 Pro Max Poco F8 Ultra बन जाएगा। और यार मैंने कई बार आपको बताया है, Redmi K90 का इंडिया का मॉडल नंबर सामने आया था। तो यार अगर Redmi K90 इंडिया में Redmi K90 के नाम से आ जाए, या फिर K सीरीज के अंदर आ जाए, तो हैरान मत होना। या फिर वो Poco F8 Pro बन के आ जाए, तब भी हैरान मत होना। लेकिन एक बात को याद रखना,
ग्लोबल मार्केट्स में पोको F8 Pro, पोको F8 अल्ट्रा के बैटरी के जो रेटिंग्स होते हैं ना, साइज, वो कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया में अब हिमांशु टंडन सर तो है नहीं पोको को संभालने वाले, देखते हैं क्या होता है। और यार रेडमी टर्बो सीरीज के नए स्मार्टफोन्स आएंगे, उनको आने में वक्त लगेगा पोटेंशियली, अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। रेडमी टर्बो 5 बनेगा पोको X8 Pro, रेडमी टर्बो 5 Pro बनेगा पोको F8। ठीक है मेरे भाई, फिलहाल अभी स्पेसिफिकेशंस उनके आए नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। गूगल पिक्सल 10a, इसके रेंडर्स आ चुके हैं, बेजल्स थोड़े से पतले हो गए हैं, लेकिन अभी भी फोन देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। कमेंट करके बताओ कि आपको पिक्सल 10a देखने में कैसा लग रहा है। इसको लॉन्च होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन यार ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई मत कर देना, क्योंकि ज्यादा बड़े अपग्रेड्स लेके नहीं आएगा ये स्मार्टफोन। आई होप पिक्सल 10a के कैमरास में कुछ अपग्रेड्स कर दे गूगल, तो बहुत ही राहत मिल जाएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको ठीक से याद है तो, अगर मुझे ठीक से याद है तो, मैंने 2-2.5 महीने पहले शायद बताया था Redmi Note 15 Pro Plus जो स्मार्टफोन है वो पोटेंशियली पोको M8 Pro बन जाएगा, M सीरीज का फोन। मैं हैरान हो गया था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भाई ये पॉसिबल हो चुका है। सर्टिफिकेशंस के थ्रू पता चल गया है Redmi Note 15 Pro Plus को पोको रीब्रांड करेगा पोको M8 Pro बनाकर। बस मैं ये देखना चाहता हूँ इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो पोको M8 Pro का मॉडल नंबर आया है वो ग्लोबल वेरिएंट का है। इंडियन वेरिएंट का आ गया तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस बारी वो डायरेक्टली नोट के प्रो प्लस वाले वेरिएंट को रिब्रांड कर रहा है M सीरीज के फोन में, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। OnePlus A6 लॉन्च हो चुका है भाई लोग, जिसको आप OnePlus 15R भी कह सकते हो। फिलहाल जब तक Geekbench पे OnePlus 15R लिस्ट नहीं होता है, तब तक अपने ओपिनियंस को बिल्डअप मत करना। मैंने ऑलरेडी OnePlus A6 के ऊपर वीडियो बना दिया है, अच्छे से वार्तालाप किया है। कार्ड्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखो मेरे भाई, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। काफी सारे भाई लोग लार टपकाने लग गए थे UFS 5.0 के रिलीज के बाद से, और काफी सारे बंदे निराशा महसूस करने लग गए थे, जो शुक्रियादा महसूस नहीं करते, जो चीज उनके पास है उनकी वो कदर नहीं करते। जैसे कि UFS 4.1 भी मोर देन इनफ है। लेकिन आपकी खुशी के लिए बता दूं, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 उसका मॉडल नंबर सामने आया था, मैंने बताया था। ये प्रोसेसर सपोर्ट करेगा LPDDR6 रैम टाइप को, UFS 5.0 स्टोरेज टाइप को। सिमिलरली अगर किस्मत अच्छी रही तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों के मॉडल नंबर सामने आए हैं। तो खुश हो जाओ, अगले साल के फ्लैगशिप नए रैम स्टोरेज टाइप के साथ आएंगे। Vivo S50, जिसको आप Vivo V70 कह सकते हो, इसके की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। इसको लॉन्च होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइमलाइन जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। चाइनीज लॉन्च आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा। Vivo S50 Pro Mini, जिसको आप Vivo X300 FE कह सकते हो, मैंने दोनों स्मार्टफोन्स के मॉनिटर्स आपको बता दिए थे, इसके भी की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। जैसे मुझे इंडिया का लॉन्च टाइमलाइन पता चलेगा, कुछ नए स्पेसिफिकेशंस पता चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कमेंट करके बताओ, इंतजार करोगे Vivo S50 सीरीज के स्मार्टफोन्स का, या फिर Vivo V70, Vivo X300 FE? और यार Vivo X300 FE में ज़ईस कोलैबोरेशन होगा। अब देखो यार, Vivo के S सीरीज के ऊपर चर्चा कर ही लिए हैं, तो उसके कॉम्पेटिटर Reno सीरीज को कैसे भूल सकते हैं। Oppo Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स के की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, देख लो मेरे भाई। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, Pro Plus या फिर Pro Max चाइना तक ही रहेगा। इंडिया में Reno 15 Pro आएंगे अराउंड जनवरी के महीने में, अगर डिले हुआ तो फरवरी के महीने में। फिलिप्स ब्रांड को तो आप जानते होंगे, क्या पता उसका कोई प्रोडक्ट आपके घर में हो। फिलिप्स अब अपने स्मार्टफोन को रिलीज करने वाला है। क्या मतलब, वो ODM प्रोडक्ट्स में अपने नाम को ऐड करके वापस से एक ODM स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, या फिर ODM स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। ODM के बारे में अगर आपको नहीं पता, कोई भाई कमेंट सेक्शन में ODM प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देना, मैं पिन कर दूंगा। करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, मैंने बताया था वोबल अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कोई भी नया स्मार्टफोन ब्रांड आ रहा है, इतने जल्दी यकीन करके उनके स्मार्टफोन्स को खरीदने मत लग जाओ। पहली बात तो वो इतना अच्छा वैल्यू नहीं देंगे, दूसरी बात ज्यादातर चांसेस हैं वो ODM प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी देख लो, HTC भी अपने स्मार्टफोन्स को वापस से लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। iQOO 15 के इंतजार में कई सारे भाई लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, वो दीवाने बन गए।
दीवानों से फिर उसके बाद वो आशिक बन गए, दिल जले बनकर वो अपना गुस्सा बयां करने लग गए। कब आएगा iQOO 15? नवंबर के 26 को लॉन्च हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था नवंबर एंड तक आ जाएगा। इसका प्राइस होगा 60,000 रुपए के आसपास। अच्छा ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपको iQOO 15 के एक्सपेक्टेड प्राइजेस कम्युनिटी सेक्शन में बता दूंगा। कम्युनिटी सेक्शन कैसे जाते हैं, कैसे देखते हैं, जिन भाइयों को नहीं पता है मैं आपको डेमो करके दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा प्राइस। थोड़ा सा मुझे कुछ दिन का मौका दे दो, ऑफिशियल नहीं कहूँगा, एक्सपेक्टेड प्राइजेस। सैमसंग अपने ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में शोकेस कर रहा है। देख सकते हो ऐसा दिखाई देगा। बैक साइड से कैसा दिखाई देगा ये नहीं पता है, बस वो दिखा रहा है। खैर अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन लोग तो अभी तक फ्लिपेबल स्मार्टफोन को खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि भाई जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो जो क्रीज रहता है ना, वहीं से फोन का डिस्प्ले डैमेज मार जाता है। यकीन करो चाहे ना करो, अपने लाइफ में कभी भी तुम फोल्डेबल स्मार्टफोन, फ्लिपेबल स्मार्टफोन खरीदोगे, वो जो क्रीज है वहीं से डिस्प्ले डैमेज होगा जैसे जैसे यूज करते जाओगे। मोटोरोला G67 पावर लॉन्च हो चुका है बाहर की कंट्रीज में। मोटोरोला अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, 1 साल का अपडेट दे रहा है। देखो यार, अब तो मुझे रात को डरावने सपने आते हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन्स के। अब देखो यार, मैं जानता हूँ मोटोरोला स्मार्टफोन्स के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को देखकर आप मोहित हो जाते हो, लेकिन रियलिटी ये है मेरे भाई, मोटोरोला के स्मार्टफोन्स जो बंदे खरीदते हैं, ज्यादातर बंदे परेशान ही रहते हैं। आफ्टर सेल सर्विस मोटोरोला का कुछ खास नहीं है, और अपडेट देने के मामले में ये बंदों को रुला देते हैं। कब अपडेट देंगे कोई नहीं जानता, उनके मन पे है, वादे करके भी मुकर जाते हैं, देंगे भी कि नहीं देंगे पता नहीं। नथिंग के को फाउंडर यानी कि हमारे 21 भाई ने बोला था 2 मेगापिक्सल के कैमरास जो होते हैं वो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े स्कैम है। लेकिन यार आज जब मैं देख रहा हूँ Nothing Phone 3a Lite को, उसमें भी तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। तो यार 21 भाई, आप 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देते ही नहीं, 2 कैमरास दे देते 50-50 मेगापिक्सल के। पहले तो नथिंग का यही स्टाइल हुआ करता था। नथिंग फोन 2a सीरीज के फोन्स को देख लो, 50-50 मेगापिक्सल या फिर 50-8 मेगापिक्सल, ऐसे ही कुछ करके वो कॉम्बिनेशन बनाए थे ना। 2 मेगापिक्सल का तो दिए नहीं थे वो। तो अब कैसे नथिंग फोन 3a Lite में 2 मेगापिक्सल आ गया? क्या मतलब CMF फोन 2 जो लॉन्च होने वाला था, अब उसका नाम हो गया नथिंग फोन 3a Lite? क्या मतलब CMF फोन 2 Pro का वो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन है? क्या मतलब वो CMF फोन 2 Pro ही है, बस कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस को डाउनग्रेड कर दिए हैं? जो कहना कह लो यार, जितना मजा लेना है ले लो, डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर इसका प्राइस 13,000 रुपए के आसपास हुआ, ये फोन बहुत ही अच्छा वैल्यू देगा। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, कैमरास भी ठीक है, बैटरी भी अच्छा है, लुक्स वाइज भी अच्छा है। अगर इसका प्राइस सही हुआ तो ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा होगा। वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट में आ जाना, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।